महोदय, देशी रियासतों में प्रजा की दशा अत्यंत दयनीय थी। कुछ जमींदारों, ऊंची जाति के लोगों, नरेशों के नाते रिश्तेदारों को छोड़कर सामान्य जनता, विशेष रूप से किसान, बड़ा ही कष्टमय जीवन बिता रहे थे। देशी रियासतों को निरंकुशता और निर्धनता का निचोड़ कहा जा सकता था। कभी कभी मर्जी होने पर नरेश लोग कुछ लोगों के साथ उदारता का व्यवहार भी कर देते थे, लेकिन सामान्यतः उन्हें अपने ऐशो आराम और अपनी निरंकुश सत्ता की ही चिंता रहती थी। देशी रियासतों की संख्या लगभग 700 थी, जिनमें से हैदराबाद, कश्मीर, मैसूर आदि रियासतें काफ़ी बड़ी थीं और कुछ रियासतें तो ब्रिटिश भारत के किसी एक गांव के बराबर छोटी थी। कुछ रियासतों का क्षेत्रफल केवल कुछ एकड़ ही था। लेकिन इन्हें देशी रियासतों के सारे अधिकार और दर्जा प्राप्त था। इन नरेशों के अधिकार एक समान नहीं थे। कुछ नरेशों को काफ़ी हद तक वास्तविकता सत्ता प्राप्त थी, कम से कम देखने में, और कुछ को लगान वसूलने और अपनी प्रजा को आतंकित करने के सिवा और कोई अधिकार नहीं थे। इस हालत के लिए देशी नरेशों को ही अकेले दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सिद्धांत रूप में यद्यपि उन्हें अपनी रियासत में पूरे अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अधिकांश में यह सत्ता केवल जनता पर दमन और अत्याचार की चक्की चला सकने तक ही सीमित थी। यदि वे प्रजा की दशा सुधारने, या उसे किसी प्रकार का प्रतिनिधिक प्रशासन देने की कोशिश करते भी थे, तो दिल्ली की राजधानी में बैठा सम्राट का प्रतिनिधि, वायसराय, या उन रियासतों में बैठा उसका एजेंट उन्हें वैसा करने से रोक देता था। ऐसा वास्तव में हुआ भी था कि नरेशों ने उत्तरदायी सरकार स्थापित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी, क्योंकि वैसा करना सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिश सरकार के साथ हुई संधि की शर्तों के विरुद्ध होता। वस्तुतः वायसराय केवल संधि की शर्तों की सीमा में ही रहकर अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करता था। जब बरार को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था, तब लॉर्ड रीडिंग ने यह बात निजाम को अच्छी तरह समझा भी दी थी। पैरा चेंज। यह कहना बहुत हद तक ठीक रहेगा कि असली सत्ता विभिन्न रियासतों में नियुक्त भारत के एजेंटों या रेजिडेंटों के हाथ में होती थी, और इन लोगों को भारत सरकार के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की सलाह के अनुसार चलना पड़ता था। एजेंट या रेजिडेंट की सहमति के बिना किसी नरेश के लिए जनता की भलाई के लिए कोई कदम उठाना संभव नहीं था। आरंभ में इन एजेंटों या रेजिडेंटों से भारत सरकार के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी। किंतु वीपी मेनन के अनुसार धीरे धीरे उनका स्वरूप बदलकर एक श्रेष्ठतर सरकार के कार्यपालक और नियंत्रक अधिकारियों का हो गया। सरकार ने इन रियासतों का उपयोग उन गंदगी जमा करने वाले गड्ढों के रूप में किया, जिसमें शेष भारत का संचित दुख दर्द बहकर जमा हो सकता था। 1920 से 21 तक रियासतों में कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होती थी। पैरा चेंज। महोदय, ब्रिटिश भारत में भी, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग राजनीतिक आकांक्षाओं की तरफ से सर्वथा उदासीन थे, हालांकि वे गरीबी और भूख से करहा रहे थे। कांग्रेस ने, और रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, यहाँ तक कि विलियम
डिग्बी सरीखे अर्थशास्त्रियों ने इन किसानों की गरीबी और दुर्दशा की चर्चा की थी, लेकिन रियासतों की गरीब प्रजा इन नेताओं के विचार क्षेत्र से बाहर थी। भारतीय राजनीति में गांधी जी के पदार्पण से ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की जनता में एक नई चेतना जागृत हुई। देशी रियासतों में भी ब्रिटिश भारतीयों की राजनीतिक गतिविधियों के कारण कुछ सुगबुगाहट होने लगी। 1922 में देशी रियासतों के नेताओं की एक बैठक पूना में N.C. केलकर की अध्यक्षता में हुई। रियासतों में नागरिक स्वतंत्रता लेश मात्र भी नहीं थी। सभा आयोजित करने या अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। अतः इन लोगों को ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में अपनी बैठक करनी पड़ी थी। पैरा चेंज। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद स्थापित करने का फैसला किया गया, लेकिन इस फैसले को कार्यान्वित करने में कुछ समय लगा। ब्रिटिश भारत में असहयोग आंदोलन की जो लहर चल रही थी, उसका असर देशी रियासतों पर भी हुआ। धीरे धीरे प्रजामंडलों, लोक परिषदों, प्रजा मित्र मंडलों, नागरिक अधिकार संघों आदि की स्थापना रियासतों में होने लगी, लेकिन ये संस्थाएं रियासतों के अंदर काम नहीं कर पाती थी। अतः वे पड़ोस के ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों से अपनी गतिविधियां संचालित कर रही थी। प्रजा परिषद का अगला अधिवेशन 1926 में हुआ था। इसमें एक अखिल भारतीय संगठन स्थापित करने का फैसला किया गया। एक घोषणा पत्र में सम्मेलन ने एक संघ स्थापित करने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया, जिसमें देशी रियासतें भी ब्रिटिश प्रांतों की सहभागी होंगी। चैम्सफोर्ड सुधारों में एक भावी संघ का संकेत किया गया था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और रियासतें शामिल होंगी। भावी भारत के उज्ज्वल भविष्य का चित्रण करते हुए मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट में कहा गया था, इस चित्र में रियासतों के लिए भी स्थान होगा। यही वह प्रेरणा थी जिसने 1926 में हुए रियासतों के प्रतिनिधियों को यह घोषणा करने के लिए प्रेरित किया था कि रियासतें भी इस संघ में भागीदार होंगी। सम्मेलन में कहा गया कि सभी भारतीय रियासतों की जनता का लक्ष्य यह मांग करना और उसे पूरा कराना होगा कि भारतीय रियासतों को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के साथ समानता के अधिकार आधार पर एक ही भारतीय राष्ट्र का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए और राष्ट्र को सरकार में उत्तरदायित्व के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। किंतु अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1927 में ही हो सकी। इसे रियासतों में एक संगठित आंदोलन की शुरुआत कहा जा सकता है। इसका पहला सम्मेलन बम्बई में दिसंबर, 1927 में हुआ। इसका दूसरा सम्मेलन मई 1929 में बम्बई में हुआ। वस्तुतः इसके सभी सम्मेलन ब्रिटिश भारत में ही हुए। इस समय तक देशी रियासतों के बारे में कांग्रेस का रवैया अस्पष्ट सा ही था।